दुल्हन 14 साल की और दूल्हा 28 साल का था। आज पहली रात थी। पहली रात इतनी बार कौन करता है। प्लीज़ बस करो। नींद बेहोशी की हालत में दुल्हन की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन दूल्हा रुक नहीं रहा था। पूरी रात वो ये सब करता रहा। सुबह जब दूल्हा के घर वाले कमरे में आए तो सबकी चीखें। मेरा नाम रुहेल है और हमारे घर का सबसे छोटा बेटा था, और लोग कहते थे कि मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे खूबसूरत हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि रुहेल, तुम्हारा चेहरा देखकर दिल खुश हो जाता है। तुम्हारे नसीब भी खूबसूरत होंगे, लेकिन नसीबों के फ़ैसले इंसान के हाथ में नहीं होते। उस वक्त तो मैं समझता था कि माँ बाप मेरी भलाई चाहते हैं, मगर वक्त के साथ साथ समझ गया कि कभी कभी माँ बाप के फ़ैसले भी औलाद के लिए इम्तिहान बन जाते हैं। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। वो दोनों अपने अपने घरों में खुश थे, मगर मेरे वालिदैन के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो दो बेटों की शादी के बाद होनी चाहिए। वो अक्सर कहते थे कि अब तुम ही हमारा सहारा हो। मैं उनकी आंखों में वे थकन और फिक्र देखता था जो बुढ़ापे के साथ आती है। उस दौरान बाबा ने एक दिन कहा कि रुहेल, तुम बाहर के मुल्क जाओ, तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। मैंने हैरत से पूछा कि बाबा, मुझे क्यों बाहर भेजना चाहते हो? तो वे बोले कि यहाँ रहकर तुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ कमाओगे तो ज़िंदगी बन जाएगी। उस वक्त मैंने सिर्फ यही सोचा कि शायद वे अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि भाई तो महीने के पैसे भेजते थे, लेकिन वो कभी बाहर नहीं गए थे। मैंने जब जाने की तैयारी की तो माँ बहुत उदास थी। वो रातों को जाकर मेरे कपड़े तैयार करती थी, खाने पीने का ख्याल रखती थी और बार बार मेरे सर पर हाथ फेरती थी जैसे दिल नहीं मान रहा हो। उनके आंसू मेरे कमीज़ पर गिरते तो मेरा दिल भर आता, मगर मैंने भी खुद को मजबूत बनाया, क्योंकि मर्द बनने के लिए ज़ब्त ज़रूरी होता है। जब जहाज़ चला तो मेरा दिल जैसे सीने में नहीं था। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो शहर की रोशनियाँ दूर जा रही थी और मैं खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। परदेश की ज़िंदगी जैसी सख्त चीज़ कोई नहीं। शुरू के दिनों में सब कुछ अजनबी लगता है, ज़ुबान अलग, खाना अलग, चेहरे अजनबी। मैं फैक्ट्री में काम करता था और दिन के 10-10 घंटे पसीने में भीगा रहता था। रात को जब कमरे में आता तो थक इतनी जाता था कि खाने की हिम्मत भी नहीं रहती थी। कभी खुद अपने कपड़े धोता, कभी चाय बनाकर पीता और फिर सो जाता। उस वक्त एहसास हुआ कि परदेश की कमाई सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि इंसान की बर्दाश्त भी बढ़ती है। जो इंसान अपने मुल्क में ज़िद्दी होता है वो परदेश जाकर नरम पड़ जाता है। मैं भी अब खामोशी से सब बर्दाश्त करने लगा था। दिन गुजरते गए और मेरी आदत बन गई, मगर दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा, वो कोना जिसमें घर की खुशबू थी, अम्मा के हाथों का खाना था और बाबा की आवाज़ थी। कभी कभी जुम्मे के दिन मैं फ़ोन करता तो माँ रोती हुई कहती कि बेटा कब आओगे? मैं कहता अम्मा जल्दी आऊँगा, मगर हकीकत ये थी कि छुट्टी लेना आसान नहीं था। परदेश में रहकर एक और चीज़ ने जन्म लिया। वहाँ बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ थीं। उनका अंदाज़, उनकी बातें, उनका रहन सहन सब मुख्तलिफ था। जब मैं उन्हें देखता तो दिल में ख़्याल आता कि मेरी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो सबसे हसीन हो। मैं अक्सर ख्वाब देखता था कि जब मैं वापस जाऊँगा तो मेरी दुल्हन सबकी नज़रों का मरकज़ होगी। मेरे माँ बाप ने मेरे दोनों भाइयों की शादियाँ अपनी मर्ज़ी से कराई थी। पहली भाभी शुरू में कुछ अच्छी लगती थी, मगर 2 साल के अंदर उसकी हालत बिगड़ गई। दूसरी भाभी तो ऐसी थी कि देखने वाले हैरान होते थे कि बाबा ने क्या देखकर रिश्ता कर लिया। वो बदज़ुबान भी थी और शक्ल सूरत में भी अच्छी नहीं थी। मैं सोचता था कि अगर बाबा ने मेरे लिए भी अपनी मर्ज़ी से लड़की चुनी तो शायद मेरा नसीब भी वैसा ही निकले। एक दिन मैंने फ़ोन पर हंसते हुए बाबा से कहा कि बाबा, मुझे तो बहुत खूबसूरत बीवी चाहिए। बाबा बोले कि बेटा, खूबसूरती 2-4 दिन की मेहमान होती है। एक बच्चा होता है तो औरत की सूरत बदल जाती है। असल खूबी वफ़ादारी और शराफ़त में है, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र लंबा होता है। मैंने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया, लेकिन दिल के अंदर ख्वाहिश अब भी वही थी कि मेरी बीवी सबसे हसीन हो। अब मैं जवान हो चुका था। उम्र का वो वक्त था जब इंसान चाहता है कि उसकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो। बाबा ने एक दिन कहा कि रुहेल, फ़िक्र मत करो, हम इतने ज़ालिम नहीं हैं कि तुझे बुरी लड़की देंगे। हम तेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, और वो भी खूबसूरत लड़की का। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने सोचा कि आखिर बाबा ने मेरी बात मान ली। उस दिन के बाद से मैं और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। मैं हर रोज़ ज़्यादा वक्त काम करता ताकि मेरी छुट्टियां जमा हो जाएं। मेरा प्लान ये था कि जब मैं शादी के लिए वापस जाऊं तो ज़्यादा दिन रह सकूं और अपनी नई ज़िंदगी के साथ वक्त गुजार सकूं।
मैं कभी छुट्टी नहीं लेता था, चाहे बुखार हो या थकन। मैं काम पर ज़रूर जाता। जब रात को सोता तो दिल में यही सोचता कि अब वक्त करीब है। कभी कभी मैं अपने दोस्तों से कहता कि मेरी शादी होगी तो तुम सबको बुलाऊंगा। वो हंसते थे कि रुहेल, तेरी बीवी तो मलकाए हुस्न होगी। मैं मुस्कुरा कर कहता कि हाँ, क्यों नहीं। उधर बाबा ने रिश्ता देखने की बात शुरू कर दी थी। वो अक्सर मुझे फ़ोन पर बताते कि आज हम फला जगह गए थे, वहाँ की लड़की अच्छी थी मगर घर वालों ने कुछ ज़्यादा मुतालब किए। कभी कहते कि फलाना ख़ानदान में रिश्ता देख रहे हैं, वहाँ लड़की नेक भी है और तालीम याफ्ता भी। मैं दिल ही दिल में खुश होता कि मेरा नसीब शायद अब बदलने वाला है। मैं जब रात को अकेला होता तो सोचता कि मेरी ज़िंदगी कितनी अजीब है। एक तरफ मैं अपने घर से दूर था और दूसरी तरफ वो घर मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े फ़ैसले कर रहा था। लेकिन मैं अपने वालिदैन पर भरोसा करता था क्योंकि वो हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। परदेश के उन दिनों में मैंने खुद को बहुत बदलता महसूस किया। मैं जज्बात में नहीं बहता था। मैं समझने लगा था कि इंसान को सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, खुशी भी किसी में आती है। मैंने ये भी सीख लिया था कि माँ बाप के फ़ैसले अक्सर वक्त दुख देते हैं मगर आखिरकार उनमें ही भलाई होती है। मैं अपने कमरे में बैठकर अक्सर आईने में खुद को देखता और सोचता कि क्या वाकई में इतना खूबसूरत हूँ जितना लोग कहते हैं। फिर हंसता और कहता कि अगर खूबसूरती नसीब बनाती तो हर हसीन इंसान खुश होता। मगर मैं जानता था कि मेरी ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई है। मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी और मेरा इंतज़ार सब एक ही मकसद के लिए था कि मेरी शादी हो और मैं अपने वालिदैन के साथ वो खुशी बांट सकूं जिसकी कमी उनकी ज़िंदगी में हमेशा रही। मैं दिल ही दिल में दुआ करता कि जब मैं वापस जाऊंगा तो माँ की आंखों में खुशी हो, बाबा के चेहरे पर सुकून हो और मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का रुख बदल देगा, लेकिन उस वक्त मुझे यही लगता था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। परदेसी की ज़िंदगी ने मुझे मजबूत बनाया था मगर दिन के अंदर अभी भी एक बच्चा बैठा था जो माँ की गोद में सर रखना चाहता था। मैंने अपने दिल से कहा कि रुहेल, अब वक्त करीब है, बस कुछ ही दिनों बाद तो छुट्टी मिल जाएगी। मैंने जेब में हाथ डालकर अपनी बचत गिनी तो तनी रकम थी कि एक अच्छी शादी हो सके। मैंने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अब मेरी दुआएं कबूल फरमा। मुझे उम्मीद थी कि मेरा नसीब मेरे इंतज़ार से ज़्यादा खूबसूरत होगा। मुझे हनीमून पर जाने का बहुत शौक़ था और अपनी सुहागरात को मैंने अपने ख़्यालों में पता नहीं कितनी बार सोचा था। मैं अक्सर अपने दिल में एक मुकम्मल मंज़र बनाता था कि एक प्यारी सी रात होगी, कमरे में हल्की सी रोशनी होगी और मैं अपनी बीवी के साथ बैठा होऊंगा जो नाजुक सी चूड़ियाँ पहने होगी। उन चूड़ियों की खनक सुनकर मेरा दिल खुश हो जाएगा। मेरा दिल करता था कि मेरी बीवी बहुत ही हसीन हो, उसके बाल रेशम जैसे हों और वह खूब सुबह सुबह आकर कहे कि उठो, नाश्ता तैयार है, मेरी जान उठे, नाश्ता कर लें। मैं ऐसे जुमले सोच कर ही मुस्कुरा देता था। मुझे ऐसी हरकतें बड़ी अच्छी लगती थी। वो शर्माती हुई हल्के हाथों से मेरे कंधे को छुए और कहे कि जल्दी से उठें, काम भी करना है। मैं ऐसे ख्यालात में खो जाता और दिल खुश हो जाता। मैं फ़िल्में भी हमेशा रोमांटिक देखता था, उनमें मैं अपनी ज़िंदगी के ख्वाब देखता था। सोचता था कि अगर मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा प्यार हो तो मैं कितना खुश रहूँगा। कभी कभी रात को नींद ना आती तो मैं तसव्वुर में अपनी सुहागरात देखता कि किस तरह मैं अपने कमरे को सजाऊँगा, किस तरह अपनी बीवी को खुश रखूँगा। अगर मैं बाहर के मुल्क ना आया होता तो शायद कभी हनीमून के लिए पैसे भी ना जमा कर पाता, लेकिन अब चूँकि मैं मेहनत करके पैसे जमा कर चुका था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अपनी शादी के बाद अपनी बीवी को पहाड़ों पर ले जाऊँगा जहाँ हवा ठंडी होगी और बादल हमारे करीब से गुजरेंगे। मैं चाहता था कि मेरा हनीमून सबसे यादगार हो। मैंने तय किया था कि मैं सबसे खूबसूरत कमरा बुक करूँगा जिसके सामने पहाड़ों का मंजर होगा, जिसके साथ एक प्यारी सी बालकनी होगी जहाँ मैं और मेरी बीवी चाय पियेंगे। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बीवी को बहुत खुश रखूँगा, जो कहेगी वह ख़रीद लूँगा। वो अगर कहे कि मुझे फ़ला चीज़ पसंद है तो मैं फ़ौरन ख़रीद लूँगा। मुझे ये सारी बातें सोच कर दिली सुकून मिलता था। मैं दिन रात इन्हीं ख्यालों में गुम रहता था। एक दिन बाबा का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि रुहेल, हमें लड़की की तस्वीर भेज दी गई है और तारीख भी तय हो गई है। मैंने जैसे ही भी तस्वीर देखी मेरा दिल खुशी से झूम उठा। लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसका रंग साफ था, आंखें बड़ी थी और चेहरे पर मासूमियत थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैंने फ़ौरन हाँ कह दी। बाबा भी खुश हो गए और कहा कि तारीख रखने से 1 महीने पहले आ जाना ताकि तैयारियों में आसानी हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे जहन में एक और प्लान था। मैंने सोचा कि अगर मैं 1 महीना
पहले आ गया तो शादी के बाद अपनी बीवी के साथ कम वक्त गुजार सकूँगा। मेरी कुल छुट्टी 3 महीने की थी और मैं चाहता था कि पूरे 3 महीने अपनी बीवी के साथ रहूँ। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं शादी से सिर्फ 2 दिन पहले जाऊँगा, ताकि काम भी मुकम्मल कर लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी अपनी बीवी के साथ गुजार सकूँ। मैंने बाबा से झूठ बोला कि मुझे छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली है, मैंने बस शादी से 2 दिन पहले पहुँच सकूँगा। बाबा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम सब इंतज़ाम कर लेंगे, तुम फ़िक्र ना करो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और दिल में सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने वाला है। मुझे बताया गया कि लड़की का नाम सोनिया है। जब मैंने ये नाम सुना तो दिल ही दिल में कई दुआएं मांगी कि या अल्लाह, ये रिश्ता मेरे लिए मुबारक साबित हो। मैं दिल में न जाने कितनी बार उसकी तस्वीर देखता रहता था। कभी सोचता कि वो कैसे बोलती होगी, कभी ये सोचता कि क्या वो कभी मेरी तरह खुश है या नहीं। मैंने एक दिन बाबा से कहा कि किसी तरह उसका नंबर ले दे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ ताकि जान सकूँ कि वो खुश है या नहीं। बाबा फ़ौरन बोले कि शर्म करो, हमारे ख़ानदान में शादी से पहले कोई लड़की से बात नहीं हो करता। मैंने कहा कि बाबा, मैं तो सिर्फ़ उसकी खुशी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो बाबा ने गुस्से से कहा कि शादी हो रही है, खुश रहना तुम्हारा काम है, अब इससे तुम्हें उसकी फ़िक्र क्यों है। मेरी माँ ने भी कहा कि ऐसी हरकतें कर हमारे घर में नहीं होती। मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास भी था। मैंने सोचा कि शायद यही तो असल मज़ा है कि इंसान एक अजनबी के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करे। जब वह पहली बार मिलेगी तो शर्माएगी, घबराएगी और वह सब लम्हे बहुत कीमती होंगे। मैंने खुद से कहा कि जो लोग पहले से एक दूसरे को जान लेते हैं उनके बीच वो शर्म वाला हुस्न नहीं रहता। इसलिए मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि सब कुछ रिवायती तरीके से हो रहा है। मेरे दिल में हर रोज़ खुशी के लड्डू फूटते थे। मैं गिनता रहता था कि शादी में कितने दिन रह गए हैं। मैं फ़िल्में भी सिर्फ वही देखता जिसमें शादी दिखाई जाती थी, ताकि वक्त गुजरे और मेरा दिल खुश रहे। मैंने अपने लिए और अपनी बीवी के लिए बहुत सी चीज़ें ख़रीद ली थी। मैंने उसके लिए कुछ खूबसूरत जोड़े भी लिए जो शायद आम दिनों में कोई ना लेता, मगर मैंने सोचा कि मेरी बीवी मेरे सामने पहने तो बुरा क्या है। मैंने अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। मैंने यहाँ तक सोच रखा था कि हम कहाँ घूमने जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। मैंने हनीमून के लिए कपड़ों से लेकर अपनी बीवी के ज़ेवरात तक का ख्याल रखा था। मैं अक्सर सोचता कि अगर मैं बाहर के मुल्क काम करने ना आता तो शायद कभी इतने पैसे ना जमा कर पाता कि अपनी शादी को इस तरह यादगार बना सकूं। ये सच है कि खुशियाँ चाहे बड़ी हो या छोटी, पैसे से ही पूरी होती हैं। पैसा ना हो तो इंसान ख्वाब तो देख सकता है, मगर उन ख्वाबों को हकीकत नहीं बना सकता। मैंने दिल में कहा कि वाकई बाबा ने मुझे बाहर भेजकर अच्छा किया था। अगर मैं वो कुर्बानी ना देता तो शायद आज ये दिन देखने का मौका ना मिलता। मैं रात को सोते वक्त हमेशा दुआ करता कि या अल्लाह, सब कुछ खैर से हो जाए, मेरी शादी के दिन कोई रुकावट ना आए, मेरी बीवी मेरे नसीब की अच्छी साबित हो। मैं हर रात अपनी बीवी के ख्यालों में खोकर सो जाता था। मेरी ज़िंदगी का मकसद अब यही रह गया था कि मैं जल्दी से वापस जाऊं, अपनी शादी करूं और अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ करूं। मेरी सोचों में अब सिर्फ सोनिया थी। उसका नाम सुनकर ही दिल के अंदर एक नरमी सी महसूस होती थी। मैं सोचता था कि जब मैं पहली बार देखूंगा तो कैसा लगेगा। मैं तो उस वक्त के इंतज़ार में लम्हे गिन रहा था कि कब गुजरेगा, कब वो दिन आए जिस दिन मेरी सारी दुआएं कबूल हो और मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो। मैंने अपने काम में और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी थी ताकि सब जब जाऊं तो थोड़े और पैसे साथ लेकर जाऊं। मैं चाहता था कि मेरी बीवी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। मैं जानता था कि औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसका शौहर उसके लिए मेहनत करे, और मैं ये खुशी उसे ज़रूर देना चाहता था। मैंने दिल ही दिल में वादा किया कि मैं सोनिया को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बीवी बनाकर दिखाऊंगा, और जब हम हनीमून पर जाएंगे तो मैं उसे वह सब दिखाऊंगा जो मैं बरसों से सोचता रहा था। पहाड़ों की खामोशी में हम दोनों की बातें गूंजेंगी और मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब पूरा कर लिया है। और यूँ मैं दिन रात अपनी शादी को तैयारियों में और ख्वाबों में मगन रहने लगा था। मेरी ज़िंदगी के सब लम्हे एक ही उम्मीद के गिर्द घूम रहे थे कि मैं अपनी सोनिया से मिलूं और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं, क्योंकि अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को अपनी दुनिया बना लूँगा और उसके सिवा किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखूँगा। शादी में 3 दिन बाकी थे कि मैं खुशी खुशी पाकिस्तान पहुँच गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर वह खुशी वाली थी। मैं अपने कमरे के सामान को देखता हुआ सोच रहा था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। अब वो वक्त आ गया है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। माँ बाप की दुआएं भी मेरे साथ थी और मेरे दिल में उम्मीदों की चिराग जल रहे थे कि ज़िंदगी का नया सफ़र अच्छा गुजरेगा, अच्छी शुरुआत हो जाएगी। घर में दाखिल हुआ तो हर तरफ रौनक थी।
रोशनियों से सजा हुआ घर खुशियों से भरा हुआ नज़र आ रहा था। मेरी माँ और बहनें हंसती मुस्कुराती नज़र आ रही थी, जैसे पूरा घर खुशबुओं से महक रहा हो। बस अब मैं घर आ गया था और मेरी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थी। अब क्या रह गया था, मैं इतना खुश था कि बता नहीं सकता। बस मेरी सारी ज़िंदगी सिर्फ शादी के ही ख्वाब देखे थे। मुझे मेरे दोस्तों ने समझाया कि शादी सब लोग करते हैं, बहुत खुश होते हैं, शादी करने का बड़ा शौक़ होता है लोगों को, लेकिन शादी का मतलब सिर्फ लड़की का मिल जाना नहीं होता, उसका ख्याल भी रखना होता है, उसको घर भी ले जाना होता है, उसकी ज़रूरतों का भी ख्याल करना होता है। मैंने कहा मैं सब करूँगा, बस मेरी बन के रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने एक दोस्त ने जो ज़रा घटिया ज़हनियत का था, मुझे उल्टे सीधे मशवरे देना शुरू कर दिया। जबकि पहला वाला दोस्त शादीशुदा था, उसने कहा कि तुमने औरत का ख्याल करना है। जब ज़िंदगी शुरू होती है बहुत सारे मामलात होते हैं, बस तुमने ये सोचना है कि तुम्हारी बीवी है और उसने सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है, तुम्हें एक दिन के लिए नहीं मिली बल्कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर के लिए मिली है। जबकि दूसरा वाला कह रहा था कि अरे एक ही दिन तो होता है शुरू का दिन, अगर उस दिन उसका रौब जम गया तो ठीक, नहीं तो फिर यह तो किसी काम का नहीं रहेगा। एक दोस्त मुझे अच्छे मशवरे दे रहा था और दूसरा मुझे बुरे मशवरे दे रहा था, लेकिन शायद मेरी फितरत ऐसी थी कि मैं बुरे मशवरे देने वाले की बातें ज़्यादा सुन रहा था। शादी मेरी हो गई, अब अपने कमरे की तरफ जाने का इंतज़ार था। घर में रोशनियों का समा था, हर तरफ हंसी और खुशी की आवाज़ें थी, सब लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और मैं बस यही सोच रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो दिल ने कहा कि वाकई आज तू खुश नसीब लग रहा है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं रहा, बस एक नई ज़िंदगी तेरे इंतज़ार में है। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी जब ये ख्याल आया कि अब मेरी दुल्हन मेरे घर में है, मेरी होने वाली ज़िंदगी का नया आगाज़ होने वाला है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन बेशकी से झूम रही हो। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो फूलों की खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी सांस रुक गई। कमरा रोशनियों से सजा था, फूलों की छड़ियाँ छत से लटक रही थी, बिस्तर के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी और दरमियान में वे बैठी थी, मेरी दुल्हन, जिसका चेहरा दुपट्टे के नीचे छुपा हुआ था जैसे चांद बादलों में छुप जाए। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम इंतज़ार तो ज़्यादा नहीं करना पड़ा। उसने सर झुकाए हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नाम में सर हिला दिया। मैंने कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठते हुए कहा, आज से तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बगैर कोई बात मुकम्मल नहीं होगी, तुम्हारे बगैर ये घर भी खाली हो लगेगा। उसने अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा तो जैसे सारी कायनात रुक गई हो। उसकी आंखों में जो शर्म और मासूमियत थी, उसने मेरे दिल पर एक नक्श छोड़ दिया। मैंने सोचा कि शायद यही वो लम्हा है जिसका ख्वाब मैंने बरसों से देखा था। मैंने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी होगी, तुम्हारा हर दुख मेरा दुख होगा। वो चुपचाप सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली कि अगर तुम वादा करते हो तो मैं भी वादा करती हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसके हाथ थामे और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका मैंने ख्वाबों में तस्वुर किया था। लड़की कम उम्र थी, मेरे से आधी उम्र की थी, लेकिन मेरे उस दोस्त ने मुझे ये भी मशवरा दिया था कि अगर लड़की कम उम्र हो तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है, क्योंकि शादी के बाद जवान लड़की भी 2-3 साल में 7-8 साल बड़ी लगना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर कम उम्र हो तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं। बस उसी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं उसी की बातों पर अमल करने लगा। अपनी बीवी को देख तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो कहने लगी कि आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे 1 आध हफ्ते का वक्त चाहिए। शादी तो अरेंज मैरिज हुई है और हमारी बात भी नहीं हुई, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो कुछ बोल रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने एक बात नहीं सुनी। तुम पागल हो, कैसी बात कर रही हो? अगर हम इसी तरह सो गए तो वलीमा हलाल कैसे होगा? बहुत पैसा लगा हुआ है मेरे माँ बाप का, तुम्हें कुछ नहीं पता। जो मैं कह रहा हूँ तुमने वही करना है। वह मुझे रोकने लगी तो मुझे मज़ीद गुस्सा आने लगा कि पहले दिन ही ये मेरी नाफरमानी करेगी तो सारी ज़िंदगी क्या होगा। एक तो मेरे साथ जैसा रोमांटिक आदमी, ऊपर से परदेसी, उसके हाथ जब यह नीली परी लग गई तो बस फिर क्या होना था। यहाँ तक कि मैं सो गया। अब मुझे क्या पता था कि सुबह क्या होगा। मैं तो खुश था कि आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं खुशी खुशी अपनी मन मर्जी करके सो चुका था, लेकिन जब सुबह हुई तो दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरी माँ और
بھابھی اندر داخل ہو رہی ہیں۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی۔ میری بھابھی نے ایک چیخ ماری اور فوراً میری ماں کی طرف دوڑی۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ میری بڑی بھابھی نے غصے سے کہا، تم باہر نکلو یہاں سے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا تو اس نے غصے میں مجھے دھکا دیا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور سمجھنے کی کوشش کی، مگر سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آواز ان کے گلے میں اٹک گئی تھی۔ میری دونوں بھابھیاں شور مچانے لگی، پورا گھر سنبھل گیا۔ میں نے کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو میری ماں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں باہر کھڑا بس اتنا سن سکا کہ میری بیوی کی حالت خراب ہے۔ کسی نے پانی مانگا، کسی نے کپڑا۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، رات تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ بولی کہ تمہارے کرنے سے یہ حال ہوا ہے۔ میں حیران سا کھڑا تھا مگر ان کی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میری ماں نے کہا کہ تمہیں کچھ عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں کہ عورت کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ میں خاموش تھا کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد بھابھیوں نے جلدی جلدی میری بیوی کو چادر میں لپیٹا اور باہر لے آئی۔ وہ بالکل بے جان سی لگ رہی تھی، جیسے اس کے اندر سے جان نکل چکی ہو۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا پر میری ماں نے پیچھے رہنے کو کہا، تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لے جا رہے ہیں اسپتال۔ اور واقعی وہ سب اسے لے گئے۔ میں دروازے پر کھڑا رہ گیا جیسے زمین میرے قدموں سے کھسک گئی ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور دل میں ایک انجان خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جس کا مجھے علم ہی نہیں۔ کچھ گھنٹے بعد خبر ملی کہ میری بیوی کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو لیڈی ڈاکٹر وہاں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ کس جانور سے شادی کروائی ہے؟ تمہاری بیوی کی یہ حالت کیوں ہے؟ میں مردہ کھڑا تھا، زبان سے کچھ نہ بولا۔ وہ بولتی گئی کہ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ تمہاری پہلی رات تھی یا کسی دشمنی کا بدلہ تم نے لیا ہے؟ میں چپ چاپ کھڑا تھا، دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری ماں بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے معافی مانگنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر نے کہا، کیسی جہالت دیکھ کر دل جلتا ہے، تم لوگ عورت کو چیز سمجھتے ہو یا انسان نہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں صرف یہ کہہ سکا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بس نادان تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نادانی نہیں، ظلم کیا ہے تم نے۔ یہ لڑکی اب کم سے کم 1 مہینہ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اسے آرام چاہیے، دوا چاہیے اور سب سے بڑھ کر سکون چاہیے۔ میری ماں کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ وہ بولی کہ ہم خیال رکھیں گے، لیکن ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اب تم لوگ کچھ نہیں کرو گے، ابھی اس کی دیکھ بھال ہم کریں گے، وہ تمہارے گھر جانے کے لائق نہیں رہی۔ میں دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا، میری سانسیں پھولنے لگی، میرا سر جھک گیا اور دل نے کہا کہ تم نے اپنی پہلی رات کا جوش دکھا کر اپنی زندگی برباد کر لی۔ میرے دوستوں کے الفاظ یاد آنے لگے۔ ایک نے کہا تھا کہ شادی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ ہے، دوسرا کہتا تھا کہ پہلی رات اپنی طاقت دکھاؤ۔ میں نے غلط سنا، غلط سمجھا اور غلط کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ میری بیوی بے ہوش اسپتال کے بستر پر پڑی تھی اور میں اس کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو میں اس کے قریب گیا مگر اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ میں اپنی جگہ سم رہ گیا۔ 1 مہینہ وہ اسپتال میں رہی۔ ہر دن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر گزارا۔ لوگ چپ تھے مگر سب جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ میرے رشتہ دار کے چہرے بدل گئے، بھابھیاں بات کرتے ہوئے طنز بھری نظروں سے دیکھتی، میری ماں ہر روز میری آنکھوں میں غصہ لیے دیکھتی اور بولتی کہ تجھے شرم آنی چاہیے۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، اپنی بیوی کے لیے دعائیں مانگتا رہا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ احساس چبھن بن کر بیٹھ گیا کہ میری غلطی کبھی معاف نہیں ہوگی۔ جب وہ 1 مہینے بعد گھر واپس آئی تو بہت کمزور تھی، چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، آواز بدل گئی تھی۔ میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک موقع دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، مگر اس نے نظریں جھکا کر کہا کہ جو دل ایک بار ٹوٹ جائے وہ دوبارہ نہیں جڑتا۔ میں خاموش کھڑا رہ گیا جیسے کسی نے میرے اندر کی ساری طاقت کھینچ لی ہو۔ ماں نے کہا کہ اب اپنی حرکتوں پر شرم کرو اور زندگی میں کبھی عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا سوچنا بھی مت۔ میں نے صرف سر جھکا دیا کیونکہ اب کہنے کو کچھ باقی نہیں تھا۔ یہ سب ایک اوپن سیکرٹ بن چکا تھا، کوئی کھل کر کچھ نہیں بولتا تھا مگر سب جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ میں گلی سے گزرتا تو لوگ نظریں بدل لیتے، دوست سب باتیں کرنے سے کتراتے تھے، میں اکیلا ہو گیا تھا، بس احساس جڑ میرے ساتھ رہ گیا تھا۔ میں ہر رات اپنی بیوی کی آنکھوں میں دکھ کی تصویر دیکھتا اور خود سے نفرت کرنے لگتا۔ میری شادی کی خوشی جس خواب کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ خواب حقیقت میں ایک بھیانک یاد بن گیا تھا۔ میں جا کر بھی بھول نہیں پا رہا تھا کہ میری نادانی نے ایک زندگی
को तोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी को दागदार कर दिया। मेरी बीवी को तसल्ली की ज़रूरत थी, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी। उसको ये समझने की ज़रूरत थी कि वो मेरे साथ महफूज है, लेकिन मैं किस मुँह से उसको ये बात समझा सकता था। मैं अगर उसे लिख के भी देता तो उसे यकीन नहीं करना था। मुझसे ही डरी डरी रहती थी। शादी के रात जिस दोस्त ने मुझे अच्छा मशवरा देने की कोशिश की थी, मैं उसके पास चला गया और सिर्फ उसी को मैंने सब कुछ तफसील में बता दिया। मैं बैठा हुआ शर्मिंदा सा था और वह मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने गहरी सांस ली और कहा कि मैं तो तुझे समझदार समझता था, लेकिन तू भी दूसरों की बातों में आ गया। उसने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा, देख, शादी की रात दुल्हन को भी बहुत समझाई दी जाती हैं और दूल्हे को भी, मगर असल बात यह है कि कौन अपना रौब जमा लेता है, कौन अपना हुक्म जमा लेता है, किसकी ज़्यादा चलती है। और यही सब कुछ गलत सोच है जो हमारे माशवरे ने जहनों में भर दिया है। उसने कहा कि पहली रात बड़ा कुछ डिसाइड करती है। ये बात सुनने में भरी लगती है, लेकिन हकीकत में ये सब झूठ और बकवास है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अगर पहली ही रात दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के मुकाबले में आ जाएंगे तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। शादी का मकसद जितना नहीं होता बल्कि साथ चलना होता है। उसने कहा कि अगर तूने शुरू के दिनों में अपनी बीवी को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की तो आगे जाकर उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कैसे पैदा होगी, बल्कि वो तुझसे हमेशा डरेगी, और जो डर जाए वो कभी दिल से मोहब्बत नहीं करती। मैं चुप बैठा सुनता रहा और मेरे अंदर शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। उसने कहा कि मैं तुझे एक बात बताऊं, जो इंसान अपनी बीवी को पहले दिन इज्जत देता है, मोहब्बत से पेश आता है, वो सारी ज़िंदगी उसके दिल पर राज करता है। अगर तूने पहली रात अपनी बीवी का लिहाज किया होता, वो तो सारी ज़िंदगी याद रखती कि मेरा शौहर इतना अच्छा है, उसने मेरा ख्याल किया था। लेकिन अब वो सारी ज़िंदगी ये नहीं भूलेगी कि तुमने उसके साथ क्या किया। हो सकता है वो कुछ बोले नहीं, उसकी उम्र कम है, हो सकता है तुझे कभी ताने भी ना दे, लेकिन उसके दिल के अंदर वे दुख हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और एक महीना जो उसने अस्पताल में गुजारा उसके दिल से कभी नहीं निकलेगा। मैंने सर झुका लिया, मेरे अंदर पछतावे की आग जल रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा कि अब क्या करूं। उसने कहा कि एक ही तरीका है, अगर तू चाहता है कि वे सब कुछ भूल जाए तो उसे इतनी मोहब्बत दे कि वो पुराने दिनों की तकलीफ़ याद न रख सके। उसके साथ ऐसा बर्ताव कर कि उसे लगे कि तू बदल गया है। उसने कहा कि उसको इतना प्यार दे, इतना खुलूस दे कि वो ख़ुद बोल उठे कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि मैं यही करूँगा और अपनी गलती का कफ़ारा अपनी मोहब्बत से अदा करूँगा। मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी आंगन में बैठी थी, चेहरे पर थकन थी मगर कुछ सुकून भी था। मैंने धीरे से कहा कि अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो शायद मैं ख़ुद को दोबारा इंसान कह सकूँ। उसने नज़रें झुकाए हुए आहिस्ता से कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन उसकी आवाज़ में बेयकीन नहीं था जो मेरे दिल को चाहिए था। मैं समझ गया कि माफ़ी ज़ुबान से मिली है, दिल से नहीं। मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं उसका हर लम्हा ख्याल रखूँगा। मैंने उसकी दवाइयों का वक्त खुद तय किया, उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया, घर के कामों में भी उसका हाथ बटाने लगा। मैंने कोशिश की कि वह खुद को अकेला ना समझे। दिन गुजरते गए, वे कमज़ोर जिस्म आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा, उसकी मुस्कुराहट लौटने लगी। मैं उसके साथ बैठकर बातें करता तो वह पहले खामोश रहती, मगर बाद में हल्की हल्की बातें करने लगी। कभी अपने बचपन का जिक्र करती, कभी अपने ख्वाबों की बात करती, और मैं बस सुनता रहता था, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ एक था कि उसके दिल से वो खौफ, वो दर्द ख़त्म हो जाए जो मैंने दिया था। एक दिन वो किचन में कुछ बना रही थी, मैं गया, उसने कहा कि ज़रा नमक दे दो। मैंने दिया तो वे मुस्कुरा कर बोली कि आप बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं कुछ लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा, दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उस दिन मुझे लगा कि शायद उसने दिल से माफ़ कर दिया, या कम से कम कोशिश कर रही है कि पुरानी बातों को भुला दे। मैं रात भर जागता रहा, सोचता रहा कि इंसान को ज़िंदगी में कब एहसास होता है कि वो कहाँ गलत था। अक्सर देर हो जाती है, मगर अब अगर सच्ची नीयत से कोई तौबा करे तो शायद सब कुछ बदल सकता है। मैंने दिल में अहद किया कि अब मेरी ज़िंदगी का हर दिन उसके नाम होगा, मैं उसे कभी रोने नहीं दूँगा। मैंने उसके साथ हंसी खुशी वक्त गुजारना शुरू किया, उसके लिए छोटी छोटी खुशियाँ जमा करने लगा। कभी उसके लिए फूल लाता, कभी कोई छोटी सी चीज़ जो उसे पसंद थी। माँ ने भी देख लिया कि मैं बदल गया हूँ। एक दिन बोली कि अगर तू शुरू से ऐसा होता तो आज के दिन ना देखना पड़ता। मैंने कहा कि इंसान गलती करके ही सीखता है। अब मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी हमेशा खुश रहे और उसके दिल से वह पुरानी बातें मिट जाएं। मैं जानता था कि वक्त लगेगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वक्त के साथ साथ वह वाकई बदल गई। अब वो हंसती थी, बात करती थी, और कभी कभी वो खुद मेरे साथ मजाक भी कर लेती थी। मैं हर दिन उसके चेहरे की रोशनी देखकर शुक्र अदा करता कि शायद मेरी तौबा कबूल हो रही है।
میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس دن میں نے اپنے دوست کی اچھی بات مانی ہوتی تو وہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن شاید زندگی نے یہ سبق دینے کے لیے ہی مجھے گرایا تاکہ میں انسانیت کا مطلب سمجھ سکوں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی کے بھی الٹے سیدھے مشورے نہیں سننے چاہیے۔ شادی محبت، عزت اور اعتماد کا نام ہے۔ اپنے ہمسفر کے ساتھ ہمیشہ محبت اور لحاظ سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ عورت دل سے جیتنے والی چیز ہے۔ زبردستی سے نہیں، محبت سے جیتو تو وہ ساری زندگی تمہاری رہتی ہے، اور اگر دل دکھا دو تو پھر چاہ کر بھی کبھی تمہارے دل میں نہیں سماتی۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا، جسے میں کبھی بھول نہیں سکا۔ دھنیہ واد دوستو۔